या टुडे आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, कल भी मैंने आपको बताया था, जिनका नाम लियो टॉलस्टॉय है। और लियो टॉलस्टॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, उनको आज मैं डिस्कस करूंगा या उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा कि क्या क्या है। एक तो उनकी लाइफ को लेकर के, कुछ उनके टेक्स्ट को लेकर के, और कल डिटेल में और उनके टेक्स्ट को लेकर के मैं बात करूंगा। नाम क्या है? एक लियो टॉलस्टॉय। एंड यू आर गेटिंग द पॉइंट कि उनका जो जन्म हुआ था 28 अगस्त 1828 को। उनका जो डेथ हुआ है 1910 में। यूजुअली रिफर टू इंग्लिश एज लियो टॉलस्टॉय। ज्यादातर वो जो फेमस है, किसके रूप में फेमस है? लियो टॉलस्टॉय। बाकी जो नाम उनका रहा, लेव निकोला वेग टॉलस्टॉय पूरा नाम है। बट यू फाइंड कि उनको ज्यादातर जो एड्रेस किया गया है, किस रूप में एड्रेस किया गया? लियो टॉलस्टॉय के रूप में एड्रेस किया गया है। तो ही वॉज बॉर्न 1828। और इसके अलावा यू आर गेटिंग द पॉइंट कि 1910 यूजुअली रिफर टू इन इंग्लिश एज लियो टॉलस्टॉय। कहाँ के हैं? रसल राइटर है, ग्रेट आथर्स के रूप में भी है। और उनको जो है नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए। नोबेल प्राइज मिला तो नहीं, लेकिन नोबेल प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था 1902 से लेके 1906 ईस्वी तक लगातार। ये सब चीजें हम देखते हैं। लेकिन उनको कभी नोबेल नोबेल प्राइज मिला नहीं, चूंकि हमेशा वो कंट्रोवर्सी में थे जो है। तो एक एक इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन में हमें ये पता है कि इफ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पार्टिकुलर पॉइंट, तो ऐसा नहीं कि यू डोंट नो या यू डोंट गेट दिस मैटर, यू कैन गेट दिस मैटर। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द ब्यूटी ऑफ द लेक्चर इज दैट कि you come and there is a regularity of class, and you find कि today I will discuss या शमी will discuss something। और आजकल टॉलस्टॉय हो गए, टॉलस्टॉय के बारे में कुछ बातें होगी। तो ये जो बातें हैं ये आपको रिकॉल कर देती है, ये आपको दोबारा रिवाइज हो जाता है, चीजें हो जाती है। और कुछ ऐसी चीजें कभी कभार उससे रिलेटेड होता है जो थियरीज के रूप में होती है, तो हमें डिस्कस करने में हमें आपको और आसानी हो जाती है। तो लियो टॉलस्टॉय का ये सारा जन्म और ये सारी चीजें हमें पता चलता है। दिस इज द फिगर ऑफ दिस बाय लियो टॉलस्टॉय। 1908 ईस्वी में 23 मई 1908 ईस्वी का ये उनका फोटो रहा है। और आप उनके जो है चेहरे से और हाव भाव से ही देख सकते हैं कि जो उनका है समथिंग, इट सीम्स दैट ही वाज अ फिलोसोफर और ही वाज लाइक अ ऋषि मुनि आर सेंट। तो जो मजदूर वर्ग है उनके लिए तो ऋषि मुनि या सेंट से कम नहीं रहे हैं। तो यू सी दिस थिंग। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि जो उन्हीं से ही जुड़ा हुआ है, नेटिव नेम उनका ये रहा है। नेटिव नेम जिसमें भी रहा है हमें उससे बहुत मतलब नहीं है। 9 सितंबर 1828 को जन्म हुआ। वही सारी बातें जो हम पहले की क्लास में वो किए हुए हैं। 9 सितंबर 1920, 9 सितंबर 1920, 9 सितंबर 1828 को जो जन्म हुआ उसमें जो है डेथ उनका जो हुआ है 20 नवंबर 1910 को हुआ है। रेस्टिंग प्लेस जो है यासदावा आलजीसी की गेटिंग। और नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, प्लेरिट है, एसेइस्ट है, लैंग्वेज रसन। पीरियड 1847 से 1910 तक उनका रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है कि उनका जो वर्क है वो रियलिज्म से जुड़ा हुआ है। रियलिज्म का मतलब उनके वर्क में यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड की रियलिस्टिक अप्रोच रहा, रियलिस्टिक और सोशलिस्ट अप्रोच रहा था। तो यू आर गेटिंग दिस पार्टिकुलर पॉइंट की रियलिज्म। जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर कि ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी इंपॉर्टेंट वर्क से वॉर एंड पीस उनका वर्क है, अन्ना कारेनिना उनका वर्क है, द डेथ ऑफ द इवान इलिच है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू है, रिसरेक्शन है। वाइफ का नाम जो है सोफिया बे, 1862 में मैरिज हुई थी। चिल्ड्रन 13 रहे हैं, अनबिलीवेबल लगता है। और ये सब का सब चीजें। सो आई जस्ट वांट टू से, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हेनेवर यू go especially with this writer, what you have to keep in your mind, you have to go with only these points कि 9 सितंबर 1828 को जन्म हुआ। एंड देन यू फाइंड रसल राइटर 20 नवंबर 1910 को एट द एज ऑफ 82 ही डाइड। और रेस्टिंग प्लेस उनका ये सब तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाना, लेकिन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, प्लेरिट, एसेइस्ट रहे, रसल राइटर रहे। ज्यादातर जो उनका वो था 1847 से 1910 ईस्वी का जो पीरियड है उसको उन्होंने कवर किया हुआ है। उसके बाद एक पॉइंट और आता है, वो ये पॉइंट है कि एक्चुअली में जो ये राइटर है
इन्होंने किस तरह की चीजों को या किस मूवमेंट से जुड़े थे। रियलिज्म, आप जितना भी देखेंगे, जो भी आपका सोशलिस्ट थिंकर रहे हैं या जो भी ऐसे राइटर थे जिन्होंने मार्क्सिस्ट अप्रोच को लिया, उनके वर्क में जो है ये मूवमेंट जरूर रहा होगा, जिसे आप कहते हैं रियलिज्म। रियलिज्म एक उनका बेसिक पॉइंट रहा है। देन यू फाइंड की नोटेबल वर्क्स उनका वार एंड पीस, Anna Karenina, The Death of Ivan Ilyich, The Kingdom of God is Within You, Resurrection, स्पाउस उनकी सोफिया बे, ऑल दीज थिंग्स। और ये रिलेटिव्स को लेकर के, लेकिन ये सब अपनी जगह। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दिस और दैट, ठीक, क्या क्या चीजें, जो बातें अभी वहां पे हुआ था वो थोड़ा सा यहाँ डिटेल में रहा है। कि उनका जो जन्म हुआ था एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुआ था, 1888-28 में पैदा हुए। उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वार एंड पीस 1869 में। अगला जो क्लास होगा वार एंड पीस को ही लेकर के, उसकी स्टोरी क्या है क्या है। वार एंड पीस के बाद जो मैं कवर करूंगा, अन्ना कारेनिना 1878 ईस्वी में आया हुआ है। और ये कहा जाता है ये सब पीनाकल, सब पीनाकल है। किसका पीनाकल है? रियलिस्टिक फिक्शन का, ये उसका पीनाकल है। पीनाकल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप सारे लोग उसका मीनिंग समझ रहे हैं कि एक, आप कह सकते हैं कि ह्यूज, विशाल ग्रंथ के रूप में आप उसको हम कह सकते हैं कि जो अपने में मार्वेलस हो। तो अन्ना कारेनिना, वार एंड पीस, उसका डेट, वर्क, राइटर का नाम और रियलिस्ट फिक्शन, ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर उनका सेमी ऑटोबायोग्राफी, एक कल भी हमने बात किया था, उनका सेमी ऑटोबायोग्राफी जो ट्रायलॉजी के रूप में था, जिसमें एक ऑटोबायोग्राफी का नाम चाइल्डहुड है, दूसरे का नाम बॉयहुड है, तीसरे का नाम यूथ है। 1852 से 1856 तक का उनके टाइम को कवर करता है। नेक्स्ट वर्क है सेवास्टोपोल स्केचेस करके 1855 में, बेस्ड अपॉन हिज एक्सपीरियंस इन द क्रीबियर वार। और यह वर्क उनका किसको दिखाता है? क्रीबियर वार पर आधारित है। तो इधर जितना भी वर्क हम लोग बात कर रहे हैं, वार एंड पीस 1869, अन्ना कारेनिना 1878, देन यू फाइंड की दिस ए रियलिस्ट फिक्शन का हिस्सा है। उसके पहले आपने देखा कि चाइल्डहुड, बॉयहुड, ये उनका क्या है? ऑटोबायोग्राफी, जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ट्रायलॉजी फॉर्म मेरा यूथ 52 से 56 तक के टाइम को कवर करता है। और फिर है सेवास्टोपोल स्केचेस 1855 में आया हुआ है। ऑल दीज वर्क्स यू फाइंड, देन यू सी कि हिज फिक्शन इंक्लूड्स अ डजन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। उनका जो फिक्शन है बहुत सारा शॉर्ट स्टोरीज भी, एक स्टोरी आफ्टर द बाल 1911 में, एंड सेवरल नॉवेलास भी उनका, द डेथ ऑफ इवान इलिच, फैमिली, हैप्पीनेस, हादजी मुराद, these are he also wrote plays and philosophical essays। तो ये जो पैसेज है ये वर्क को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट, यू कांट इग्नोर ये पैसेज, वर्क को, वर्क की डेट को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे कि उनका और भी कुछ वर्क रहा है जिसमें एक प्रोफाउंड मॉरल क्राइसिस भी उनकी लाइफ में आया। और फिर उन्होंने नॉन फिक्शन एक वर्क लिखा, ये कई बार पूछा जा चुका, कन्फेशन। कन्फेशन उनका क्या रहा है? कन्फेशन उनका जो है नॉन फिक्शन वर्क रहा, 1882 ईस्वी में आया था। हिज लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द एथिकल टीचिंग्स ऑफ जीसस का, जो कि सरमन ऑन द माउंट उनका वर्क था। ये सब चीजें, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू एक उन्होंने लिखा। महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर जैसे लोग प्रभावित रहे उनसे जो है। ही आल्सो बिकेम डेडिकेटेड एडवोकेट ऑफ जॉर्जिज्म। ही आल्सो बिकेम अ डेडिकेटेड एडवोकेट ऑफ जॉर्जिज्म, द इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ हेनरी जॉर्ज। तो वो जो है क्या किए थे कि जो जॉर्जिज्म एक आइडियोलॉजी है जो इकोनॉमी पर आधारित है, इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी है, और ये किसने दिया था? हेनरी जॉर्ज ने दिया हुआ था। उससे वो बहुत प्रभावित थे। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना। फिर से मैं बता दूं, कन्फेशन उनका नॉन फिक्शन वर्क है, कई बार पूछा जा चुका है कन्फेशन किसने लिखा है 1882 में, जिसमें उन्होंने बहुत सारे एथिकल मॉरल कॉन्सेप्ट को लेकर के बात की है। और उनका वर्क इतना इंपॉर्टेंट था कि महात्मा गांधी भी बहुत उससे प्रभावित थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो भी काफी ज्यादा प्रभावित रहे हैं। और जॉर्जिज्म उनका जो वर्क रहा है वो सब चीजें, जॉर्जिज्म एक आइडियोलॉजी था, अगर देखा जाए उन्होंने उस आइडियोलॉजी को बहुत सपोर्ट किया था। और ये जो है जॉर्जिज्म आइडियोलॉजी एक इकोनॉमिस्ट और फिलासफर थे, हेनरी जॉर्ज ने दिया हुआ था।
और इनकी इस आइडियोलॉजी को उन्होंने अपनी किताब रिसरेक्शन में बहुत अच्छे ढंग से बात की हुई है। किसमें बात की है? रिसरेक्शन में, जो 1899 ईस्वी में आती है। ये सब चीजें आप देखते हैं। और इसके अलावा उनको जाइंट रसल लिटरेचर का भी ये माना जाता है कि बड़े राइटर रहे हैं, जिसमें से वार एंड पीस उनका बड़ा वर्क है, अन्ना कारेनिना उनका बड़ा वर्क है, हादजी मुराद है, डेथ ऑफ इवान इलिच है। इसमें से हम सब तो नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन हम आपसे वार एंड पीस और अन्ना कारेनिना की आई एम प्रॉमिसिंग दैट आई विल कवर ये सब चीजें। बाकी ये चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ, ये तो आप देख ही रहे अभी। इसको बताया गया कि 1852 से 1856 तक का है। इसमें जो है एक रिच लैंड ओनर के जो सन है, ये तो खुद एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा हुए थे, बड़े घराने में, फादर वगैरह इनके वो थे, तो ये इन्हीं की लाइफ को लेकर के, लेकिन ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इसमें दिखाया गया कि टेल ऑफ अ रिच लैंड ओनर सन एंड हिज स्लो रियलाइजेशन ऑफ द चांस बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज पीजेंट्स। इसमें दिखाया गया कि जो बच्चा इसमें है वो एक बड़े घराने में पैदा हुआ है, लेकिन वो ये महसूस करता है कि जो लैंड ओनर है, लैंड लॉर्ड है, और उनके अंडर में जो पीजेंट्स, जो छोटे छोटे जो काम करने वाले, उनके संबंधों को उजागर करता है। दो ही लेटर रिजेक्टेड देम एज सेंटिमेंटल अ ग्रेट डील ऑफ टॉलस्टॉयज ओन लाइफ इज। तो ये चीजें रही है कि इसमें जो है क्या दिखाया गया, जो एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, उस सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क में there is a boy who born in an aristocratic family, या you can say in a family of landlord, और उस फैमिली में there was so many peasants and those peasants were working and he came to know about the relationship, और किसके रिलेशनशिप को लेकर के, जो पीजेंट्स थे और जो वो थे उनके रिलेशनशिप को लेकर के उसमें हो रहा है। नेक्स्ट है कि टॉलस्टॉय सर्व्ड एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। टॉलस्टॉय जो है सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में भी काम करते हैं एक आर्टिलरी रेजिमेंट में, और क्रीमियर वार, तो उनके वर्क में क्रीमियर वार का भी नजर आता है। और ये क्रीमियर वार का जिक्र उन्होंने अपने किस पे किया हुआ है? सेवास्टोपोल स्केचेस में, जो उनका वर्क है सेवास्टोपोल स्केचेस में, उन्होंने उसमें किया हुआ है। His experiences in battle helped steer his subsequent पैसिफिज्म, पैसिफिज्म का उसमें आता है। खैर ये सब वो नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने लेफ्टिनेंट के रूप में भी काम किया। क्रीमियर वार का उनको अनुभव रहा है, और क्रीमियर वार का जिक्र उन्होंने सिवास्टोपोल स्केचेस नाम के वर्क में किया है। इसके अलावा उनका जो है और भी जो वर्क रहा है, जिसपे रियलिस्टिकली जो सोसाइटी, जिस समाज में वो रह रहे थे, उसका जिक्र उन्होंने किया। और किस वर्क में? द कोजाक्स में किया, 1863 ईस्वी में आई है। और जो कोजाक्स है, ये किसको डिस्क्राइब डिस्क्राइब करता है? लाइफ एंड पीपल थ्रू अ स्टोरी ऑफ रसल एरिस्टोक्रेट। एक एरिस्टोक्रेट है रसल, तो रूस में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन के बारे में है, कि रूस में अमीर आदमी कैसे है, गरीब आदमी कैसे है, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। इसके अलावा एक उनका जो वर्क अन्ना कारेनिना है, जो 1877 ईस्वी में आया है, ये टेल्स पैरेलल स्टोरीज ऑफ एन एडल्टरस वुमन। जो ये एक एडल्टरस वुमन का कहानी बताता है, ट्रैप्ड बाय द कन्वेंशन एंड फॉल्सिटीज ऑफ सोसाइटी, जो कि समाज की जो परंपरा है और जो उसमें तमाम झूठ के किस्से गढ़े गए, उसमें वो कैसे फंस जाती है, जो है इसको लेकर के दिखाया गया है। और ये सब उनकी लाइफ के इर्द गिर्द ही सारी चीजें घूम रही है। तो अभी तक जितना भी वर्क रहा है, क्रीमियर वार का जिक्र सिवास्टोपोल स्केचेस में था, और जिस सोसाइटी में वो रह रहे थे उसकी क्या हालत है, पीजेंट्स और जो लैंडलॉर्ड से उनके रिश्ते क्या है, रियलिटी के ग्राउंड पे उसका उन्होंने जिक्र द कोजाक्स में किया। और अन्ना कारेनिना में उन्होंने एक एडल्टीरस वुमन का लेकर के जिक्र किया हुआ है, कि कैसे एक एडल्टीरस वुमन जो सोसाइटी में फंस जाती है, कैसे तमाम झूठे नियम गढ़े गए हैं और वो उसमें वो आती है, और कैसे किस हिसाब से उसका शोषण होता है। दिस थिंग्स यू फाइंड। बाकी ये सब उनका वो है कि अपने लाइफ को भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि किस कैसे रहा है। आ, उन्होंने एक कैरेक्टर का जिक्र किया है, पायरी बीजू खौब, पायरी बीजू खौब एंड प्रिंस एड्री एड्रेई। ये दो कैरेक्टर है जो किसमें? वार एंड पीस में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों कैरेक्टर खुद काफी हद तक उनकी लाइफ को लेकर के चलते हैं, काफी हद तक उनकी लाइफ को प्रेजेंट करते हैं। सो
you are getting here what you are getting कि how these things have been presented, how these things have been explained, या कैसे कैसे क्या चीजें रही है। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, बहुत सारा या बहुत कुछ अपनी लाइफ को भी लेकर के उन्होंने जिक्र किया हुआ है, जिसमें यू आर गेटिंग द पॉइंट कि अ, जो कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स दो है, फायरी, बीजो ख्वाब एंड प्रिंस, क्या करके इसको लेकर के बात किया गया उसमें। एंड आई थिंक कि इसका जो है भाग रहा है इधर, दिस कैरेक्टर्स यू सी। So I would like to tell you here what I would like to tell you कि this is the character Kyrie Bezokhop and Prince Adril War and Peace में है। लेवी नाम का एक कैरेक्टर है अन्ना कारेनिना में, वो भी कुछ इन्हीं की लाइफ को जो है प्रेजेंट करता है। एक और कैरेक्टर उनके वर्क रिसरेक्शन में, उस कैरेक्टर का क्या नाम है, प्रिंस डिकोलो डॉब करके, प्रिंस डिकोलो डॉब, ये जो है उनका। तो आई जस्ट वांट टू से कि वर्क है, वर्क का डेट है, लेकिन आपको और क्या चीजें याद करनी है, और आपको इसके साथ साथ ये भी याद करना है कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आ रहा है प्लस उसके कैरेक्टर्स की भी बात आ रही है, तो एक थोड़ा सा नजर में रखना है। रिचर्ड पीवराव हु ट्रांसलेटेड मेनी ऑफ टॉलस्टॉयज वर्क, टॉलस्टॉय के ज्यादातर वर्क को रिचर्ड पीवराव ने पीवीयर ने जो है इसको ट्रांसलेट किया है। सेड ऑफ टॉलस्टॉय सिग्नेचर स्टाइल, उन्होंने कहा था टॉलस्टॉय के वर्क के बारे में, हिज वर्क्स आर फुल ऑफ प्रोवोकेशन एंड आयरनी, रिटेन विद ब्रॉड एंड एलाबोरेटली डेवलप रेटोरिकल डिवाइसेस। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, कौन क्या, बहुत सारे लोग क्रिटिक्स है जो बहुत सारे लोगों के बारे में कहते हैं, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि उसको याद किया जाए। ये एक इमेज है द पावर ऑफ डार्कनेस, कैसे दिखाया गया वहां की सोसाइटी को लेकर के। फिर वार एंड पीस इज जनरली थॉट टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स एवर रिटन, रिमार्केबल फॉर इट्स ड्रामेटिक ब्रीथ एंड यूनिटी, उसके ड्रामेटिक ब्रीथ और यूनिटी के लिए बड़ा फेमस है। और इसमें 580 कैरेक्टर्स है, मेनी हिस्टोरिकल, और यह एक हिस्टोरिकल नॉवेल का एग्जाम्पल है। जब भी आता है वार एंड पीस, किसका एग्जाम्पल है, हिस्टोरिकल नॉवेल का एग्जाम्पल है, और एक मास्टर पीस है। एंड यू कैम टू नो कि इतना सारा कैरेक्टर, 580 कैरेक्टर है, ऑल दिस थिंग्स यू सी। थोड़ा सा वही बात यहाँ पर की गई, वार एंड पीस इज जनरली थॉट टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल एवर रिटन, रिमार्केबल फॉर इट्स ड्रामेटिक ब्रेथ एंड यूनिटी, 580 कैरेक्टर्स, हिस्टोरिकल वर्क है। द स्टोरी मूव्स फ्रॉम फैमिली लाइफ टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेपोलियन, इसमें किसका जिक्र किया गया, नेपोलियन का। फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर फर्स्ट ऑफ रसा और बैटल फील्ड ऑफ ऑस्टरलिट्ज एंड बोरोडिनो, ये सब उसका सेटिंग है जहां यहाँ पे है। टॉलस्टॉयज ओरिजिनल आइडिया ऑफ द नॉवेल वाज इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ द डिसेम्ब्रिस्ट रिवोल्ट, एक रिवोल्ट हुआ था द डिसेम्ब्रिस्ट रिवोल्ट, उन सब का जिक्र किया गया। जो ब्लू में आप देख रहे हैं, ये सब हमें जो है क्या करना है कि ध्यान में रखना है कि इसमें कैरेक्टर्स, ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है जिसमें नेपोलियन का जिक्र है और अलेक्जेंडर फर्स्ट के कोड का जिक्र है, रूस तक का बात चलती है, कुछ बैटल फील्ड है जैसे ऑस्टरलिट्ज और बोरोडिनो, उसका जिक्र किया गया है। एक रिवोल्ट हुआ था डिसेम्ब्रिस्ट रिवोल्ट, उसका जिक्र है। ऑल दिस थिंग्स वर फाइंड की। और इसके अलावा बात करें टू विच इट रिफर्स ओनली इन द लास्ट चैप्टर फ्रॉम व्हिच कैन बी डिड्यूस दैट एंड्रेई बोल्कोव्स्की सन, जो एंड्रेई एक कैरेक्टर एंड्रेई बोल्कोव्स्की सन विल बिकम वन ऑफ द डिसेम्ब्रिस्ट, वह एक डिसेम्ब्रिस्ट बन जाते हैं, रिवोल्ट करने वाले बन जाते हैं। द नॉवेल एक्सप्लोर्स टॉलस्टॉयज थियरी ऑफ हिस्ट्री एंड इन पर्टिकुलर द इनसिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल, नॉवेल में ये बात बताई गई है कि उनका जो थियरी है वो नेपोलियन को, कि कैसे कोई आदमी जो है एक ऑटोक्रेट बन जाता है। जैसे नेपोलियन आए, नेपोलियन बोनापार्ट, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट में भी लोगों की सिंपैथी उनको मिली, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के नेचर में क्या था, डिक्टेटरशिप था। मैं ही हूँ, मेरी ही बात मानी जाएगी, मेरी ही आइडियोलॉजी को बढ़ाया जाएगा, ऑल दिस थिंग। और ऐसे ही अलेक्जेंडर की बात, somewhat surprisingly टॉलस्टॉय did not consider War and Peace to be a novel, टॉलस्टॉय ने कभी इसको ये नहीं कहा कि ये नॉवेल है। Nor did he consider many of the great Russian fiction written at the time to be novels. This view becomes less surprisingly if one considers that Tolstoy was a novelist of the realist school. कौन सी स्कूल के, रियलिस्ट स्कूल के। इनके
जितने भी नावल है उन सब में रियलिज्म ही है। who consider the novel to be a framework for the examination of social and political issues। और जितने भी रियलिस्ट स्कूल वाले हैं उनका ये कहना है कि जो भी नावल लिखा जाता है, जो भी पीस ऑफ लिटरेचर होता है, चाहे वो ड्रामा हो, पोइट्री हो, अगर वो रियलिस्ट स्कूल का प्रोडक्ट है तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए, ये थियरी का हिस्सा। इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत स्लो हो गया हूँ। ये लोग कंसीडर करते हैं कि इस तरह के नावल, इस तरह के पीस ऑफ लिटरेचर क्या होना चाहिए, फ्रेम वर्क फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज इन 19th सेंचुरी लाइफ। 19वीं शताब्दी का जो जीवन है, उस समय का जो सामाजिक पहलू था, जो राजनैतिक इश्यूज थे, उन मुद्दों को जो है वास्तविकता के धरातल पर प्रेजेंट करना ही नावल का, नावलिस्ट का उद्देश्य था। जो नावल और जो नावलिस्ट रियलिस्ट स्कूल से बिलोंग करते थे या उस स्कूल के प्रोडक्ट थे, ये बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि एक थियरी है रियलिज्म या रियलिस्ट स्कूल, वो ये कहते हैं कि जो भी पीस ऑफ लिटरेचर है, जो भी इस स्कूल का प्रोडक्ट है, वह चीज क्या है, एग्जामिनेशन होगा किसका, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज इन 19th सेंचुरी का। और एक थियरी बन गई। फिर उसके बाद में मार्क्स के बाद दुनिया में जितना भी इस तरह का चीजें लिखी गई वो सब इसी का हिस्सा है। वार एंड पीस विच इज टू टॉलस्टॉय रियली एंड एपिक इन प्रोज, ये भी बहुत कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉलस्टॉय ने कहा ये नॉवेल नहीं है बल्कि यह एपिक है प्रोज में। एक पहला कॉन्सेप्ट बन रहा है जहां पे आप ये देखेंगे कि प्रोज में एपिक भी लिखा जा सकता है, जबकि एपिक का ट्रेडिशनल डिफिनेशन क्या है, एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स वर्ड आता है। लेकिन जो है अगर आप देखेंगे, बर्टोल्ट ब्रेcht ने एक कॉन्सेप्ट दिया था एपिक थिएटर का, एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो जो एपिक है, जॉर्ज लुकॉक्स ने भी नॉवेल को जो है एपिक की संज्ञा दी है, मॉडर्न एपिक की संज्ञा दी है, और कहा था ये ऐसा एपिक है जिसको गॉड ने त्याग दिया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि टॉलस्टॉय ने वार एंड पीस को कैसे देखा है, तो वो उसको एपिक के रूप में देखते हैं। Therefore did not qualify, Tolstoy thought that Anna Karenina was his first true novel। और वो कहते हैं कि उनकी नजर में उनका जो अन्ना कारेनिना था, यह उनका पहला सच्चा नावल रहा। यू आर गेटिंग द पॉइंट। उन्होंने वार एंड पीस को क्या कहा है कि ये मेरा एपिक इन प्रोज है। और अगर नावल की बात कोई मुझसे पूछेगा, मुझसे का मतलब लियो टॉलस्टॉय से, तो कहते हैं कि मेरा पहला सच्चा नावल जो है, जो जिसे मैं नावल समझता हूँ या जिसे मैं अपने दिमाग में रख करके लिखा कि ये नावल है, वो अन्ना कारेनिना है। आफ्टर अन्ना कारेनिना टॉलस्टॉय कंसेंट्रेटेड ऑन क्रिश्चियन थीम्स। करें, अन्ना कारेनिना के बाद टॉलस्टॉय क्रिश्चियन थीम्स को लेकर के लिखे। एंड हिज लेटर नॉवेल्स सच एज द डेथ ऑफ इवाल लिच, और उनका जो है जो नॉवेल है द डेथ ऑफ इवाल लिच 1866 में, व्हाट इज टू बी डन, ये सब जो है एनार्को पैसिफिस्ट क्रिश्चियन फिलॉसफी को जो है दिखाता है। और बाद में इनको इसकी वजह से जो है वहां से निकाल दिया, विच लेड टू हिज एक्स कम्युनिकेशन फ्रॉम द रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। और रूस के जो चर्च थे वहां से उनको क्या कर दिया गया था, एक्स कम्युनिकेट, उनको बहिष्कृत कर दिया गया था लिखने के लिए। तो अन्ना कारेनिना के बाद जो उनका वर्क है वो क्रिश्चियन थीम को लेकर के रहा है, जिसमें डेथ ऑफ इवाल इलिक है 1886 में है, व्हाट इज टू बी डन है, इसमें एनार्को पैसिफिस्ट क्रिश्चियन फिलॉसफी को उन्होंने दिखाया है। और जिसकी वजह से जो रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो लोग थे वो नाराज हो गए और उनको उन्होंने क्या किया, वहां से निकाल दिया। For all the praise showered on Anna Karenina and War and Peace, Tolstoy rejected the two works later in his life as something not as true of reality। ये चीजें बहुत सारे लोग उनके इसी दो वर्क की बहुत तारीफ करते हैं, वार एंड पीस की, वार एंड पीस के अलावा अन्ना कारेनिना की। लेकिन इन्होंने ये कहा कि हमारे जो है वर्क ऐसे नहीं है। उन्होंने बाद में इस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि ट्रू ऑफ रियलिटी, की इसमें सत्यता की बातें बहुत ज्यादा बताई गई हो, ऐसा नहीं है। उसके बाद आता है उनका नॉवेल रिसरेक्शन। टॉलस्टॉय अटेम्प्ट्स टू एक्सपोज द इनजस्टिस। रिसरेक्शन उन्होंने इनजस्टिस को दिखाया है, और ये इनजस्टिस कैसे मैन मेड लॉस के बीच में द हिपोक्रेसी ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चर्च को देखने को मिलता है। टॉलस्टॉय आल्सो एक्सपोजेस एंड एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ जॉर्जिज्म। जॉर्जिज्म का भी जिक्र उन्होंने रिसरेक्शन में किया है। आई जस्ट वांट टू टेल यू, उनका जो वर्क रिसरेक्शन है, इसमें उन्होंने जॉर्जिज्म जो
जॉर्ज जो इकोनॉमिस्ट थे उनकी फिलॉसफी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। इसके अलावा इस वर्क में उन्होंने इनजस्टिस को दिखाया, जो मैन मेड लॉज है, जो हिपोक्रेसी है इंस्टीट्यूशनलाइज चर्च का, उसको लेकर के। टॉलस्टॉय आल्सो ट्राइड राइटिंग पोइट्री, उन्होंने पोइट्री वगैरह भी लिखा, लेकिन बहुत ज्यादा उस तरह से फेमस मुझे लगता नहीं हुआ। सेवरल सोल्जर सॉन्ग्स भी उन्होंने लिखा, ऑल दिस थिंग, तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि इसमें यहाँ पे बात रही है। कुछ उनके कोटेशंस है जो मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा। जैसे उनका ये है कि वोल्गा बोगाटायर ऑफ ए फॉक सॉन्ग बना है। रसन बुक फॉर रीडिंग कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज 4 वॉल्यूम से में रहा है। न्यू आज बुक चिल्ड्रन को एड्रेस है, राइटिंग पोइट्री। और उन्होंने कहा, ये फेमस कोटेशन है जो पोइट्री पर दिया गया, ये पूछा जा सकता है। उन्होंने कहा राइटिंग पोइट्री इज लाइक प्लफिंग एंड डांसिंग एट द सेम टाइम। पोइट्री लिखने का मतलब ये है कि खेत में खेत को जोतना, प्लफिंग का भी काम करना और डांस करना, दोनों एक साथ है। ये मेरे लिए भी नया है, शायद मैंने अभी तक आई डिडंट गेट दिस पॉइंट, फॉर द फर्स्ट टाइम गोइंग टू विद दिस स्टेटमेंट कि लियो टॉलस्टॉय का पोइट्री पर भी कोई चीज रहा है। एंड यू कैन जस्ट से, चूंकि जो रियलिस्ट होगा वो जरूर इस चीज को कह सकता है कि पोइट्री लिखना प्लफिंग और डांसिंग जैसा है, एक साथ। अकॉर्डिंग टू वैलेंटिन बुल्गाकोव, ही क्रिटिसाइज्ड पोएट्स इंक्लूडिंग अलेक्जेंडर पुश्किन। ये अभी कल हम लोगों ने बात किया था, अलेक्जेंडर पुश्किन बड़े प्रोज पोइट्री के रसन राइटर है, और उनका रोमांटिक कॉन्सेप्ट था, और रोमांटिक कॉन्सेप्ट की वजह से ही उन्होंने उसको जो है आलोचना किया। क्यों? क्योंकि रियलिज्म का अपोजिट ही रोमांटिसिज्म है। इमेजिनेटिव वर्ल्ड, फेरी वर्ल्ड, जो आम आदमी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, तो वो इस तरह, जो लोग रियलिस्ट होते हुए वो रोमांटिसिज्म के का अपोज तो करते ही है। और उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था? फॉल्स एपिथेट्स यूज्ड सिंपली टू मेक इट राइम, कि कुछ जो है फॉल्स एपिथेट्स यूज करके उन्होंने राइम तैयार किया, पोइट्री तैयार की, लेकिन उनकी पोइट्री में कोई खास चीज नहीं है। उसके बाद है टॉलस्टॉय के कुछ कंटेम्प्रेरी लोग थे जिन्होंने उनको बहुत सारी श्रद्धांजलियां दी है, जिसमें एक है फ्योडोर डास्टोवेस्की, हु डाइड 30 years before Tolstoy, admired and was delighted by Tolstoy's novels, and conversely Tolstoy is also admired। और इसके अलावा गुस्ताव फ्लाउबार्ट है, उन्होंने भी इनके वार एंड पीस को जो है पढ़ा और ट्रांसलेट भी किया। गुस्ताव फ्लाउबार्ट आर रीडिंग अ ट्रांसलेशन, मतलब उन्होंने पढ़ा था उसका ट्रांसलेशन। उन्होंने कहा व्हाट एन आर्टिस्ट एंड व्हाट अ साइकोलॉजिस्ट, इसके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया, व्हाट एन आर्टिस्ट एंड व्हाट अ साइकोलॉजिस्ट। ये चूंकि उनका मास्टर पीस रहा, तो इस पर जो स्टेटमेंट आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट एन आर्टिस्ट एंड व्हाट अ साइकोलॉजिस्ट। एंटन चेखोव ने, जो वहां पे विजिटेड एट हिज कंट्री स्टेट, रोड, एंटन चेखोव ने भी उनकी तारीफ की है। वेल लिटरेचर पॉजेसेस अ टॉल स्टाइल, it is easy and pleasant to be a writer even when you know you have achieved nothing yourself and are still achieving nothing. This is not as terrible as it might otherwise be, because Tolstoy achieves for everyone. What he does serves to justify all the hopes and aspirations invested in literature. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, किसने कहा है? एंटन चेखोव ने कहा है। क्या कहा है? वे लिटरेचर पॉजेसेस अ टॉलस्टॉय, जब लिटरेचर में टॉलस्टॉय जैसे शख्सियत का आगमन होता है, इट इज इजी एंड प्लीजेंट टू बी अ राइटर, तब राइटर के लिए बहुत आसान हो जाता है, सुखद हो जाता है। इवन वेन यू नो यू हैव अचीव नथिंग, इवन आपको पता है कि आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, आपको कुछ भी खुद से प्राप्त नहीं हुआ, एंड आर स्टिल अचीविंग नथिंग, और अभी भी आप कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ टेरिबल, ये आपके लिए कोई खतरनाक या भयानक चीज नहीं लगती है, एज इट माइट अदरवाइज बी, बिकॉज टॉलस्टॉय अचीव्स फॉर एवरीवन। चूंकि टॉलस्टॉय खुद इतने बड़े राइटर हैं, अगर आप उनके पैटर्न पर लिखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो आप बहुत कुछ खुद ही अचीव कर लेते हैं, वो तो रास्ता तैयार कर दिए हुए। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया था, टॉलस्टॉय की तारीफ की हुई थी। व्हाट ही डज सर्व टू जस्टिफाई, करें कि उनकी खासियत है कि वो चीजों को जस्टिफाई करते हैं, ऑल द होप्स, सारे होप्स को और एस्पिरेशंस को इन्वेस्टेड इन लिटरेचर, जो लिटरेचर में देखने को मिलता है। 19th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट मैथ्यू अर्नोल्ड ने उनके बारे में कहा, अ नॉवेल बाय टॉलस्टॉय इज नॉट अ वर्क ऑफ आर्ट
बट अ पीस ऑफ लाइफ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जो एक नॉवेल है टॉलस्टॉय ने जो लिखा है, यह वर्क ऑफ आर्ट नहीं है बल्कि यह जीवन का एक हिस्सा है। आइजैक बाबेल कहते हैं कि इफ द वर्ल्ड कुड राइट बाय इटसेल्फ, यदि अगर दुनिया कुछ अपने आप से लिख पाएगी, इट वुड राइट लाइक टॉलस्टॉय, तो दुनिया केवल टॉलस्टॉय के पैटर्न पर ही लिखेगी। तारीख में बहुत सारी बातें कही गई, मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा, वेन एवर यू गेट टाइम टू यू हैव टू रीड वार एंड पीस। मैक्सिम गोर्की का मदर एंड वार एंड पीस, ये सब क्लासिक पीस ऑफ लिटरेचर है। और अन्ना कारेनिना भी पढ़ना चाहिए। Later novelists continue to appreciate Tolstoy's art, but sometimes also express criticism. Arthur Conan Doyle, critic Arthur Conan Doyle, उन्होंने कहा, I am attracted by his earnestness and by his power of detail, but I am repelled by his looseness of construction and by his unreasonable and impractical mysticism. इन्होंने बताया कि आर्थर कॉनन डॉयल ने शुरू में, जब मैं उनको पढ़ना शुरू किया तो मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ, लेकिन पढ़ते पढ़ते मैंने उसमें तमाम लूजनेस पाया, कमियां पाई जो है। वर्जीनिया वुल्फ कहती है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द नॉवलिस्ट, तो दुनिया के जो है सारे महान नॉवलिस्ट में से एक रहे। जेम्स जॉयस कहते हैं ही इज नेवर डल, नेवर स्टूपिड, नेवर टायर्ड, नेवर पीडांटिक, नेवर थिएट्रिकल। ये जेम्स जॉयस का स्टेटमेंट। ये सब हम सब जानते हैं कितने बड़े ये सब नॉवलिस्ट है, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, मैथ्यू कितने बड़े पोएट है। गुस्ताव फ्लाउबर्ट का स्टेटमेंट, आइजैक बाबेल, ये स्टेटमेंट मैंने जानबूझ के लिया कि आपको मैं बता सकूं क्या दुनिया के लोगों ने उनके बारे में कहा है। थॉमस मैन रोट ऑफ टॉलस्टॉय seemingly guileless artistry seldom did art work so seemingly guileless artist seldom did art work so much like nature। ये चीजें, सेल्डम डिड आर्ट वर्क सो मच लाइक नेचर, कह रहे बहुत मुश्किल से इस तरह से आर्ट में ऐसा नेचर नजर आता है। व्लादिमीर नाबोकोव ने उनके वर्क का द डेथ ऑफ द इवाल्डिस का वो किया हुआ है। बाकी ये सब उनका वर्क है। अन्ना कारेनिना, वार एंड पीस है, ये सब उनका वर्क है। क्रिटिक हैरोल्ड ब्लूम कॉल्ड हादजी मुराद, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। हाजी मुराद को क्रिटिक ने कहा, माय पर्सनल टच स्टोन फॉर द सबलाइम इन प्रोज फिक्शन, टू बी द बेस्ट स्टोरी इन द वर्ल्ड। यह मेरी नजर में दुनिया की सबसे महान स्टोरी है। हादजी मुराद के बारे में हैरोल्ड ब्लूम, हैरोल्ड ब्लूम बहुत बड़े क्रिटिक है। ये सब एकदम याद होना चाहिए, यही सारे क्वेश्चन चीजें आती है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉलस्टॉय की मौत 20 नवंबर 1910 को हुई, 82 साल की उम्र में। ये सब चीजें रही है। इन हिज लास्ट डेट ही स्पोक अबाउट डाइंग, रिनाउंसिंग एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, उन्होंने अपनी एरिस्टोक्रेटिक लाइफ त्याग दिया था। ही लेफ्ट होम वन विंटर नाइट, एक दिन वो घर छोड़ के चले गए। हिज सिक्रेटिव डिपार्चर वाज एन अपैरेंट अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम हिज वाइफ्स tirades. She spoke also out against many of his teaching and in recent years had grown envious of his attention to Tolstoyan disciple। उनके अपने चेले चवाड़े तमाम है, कोई भी जो टीचर है, इतना बड़ा जो राइटर होगा तो तमाम उसके फॉलोअर्स हो जाएंगे। जैसे मिल्टॉनिक हो गया, शेक्सपियर हो गया, तो टॉलस्टॉयन डाइसिपल्स का। टॉलस्टॉय डाइड ऑफ निमोनिया, ये क्वेश्चन ये बन सकता, किस बीमारी से मरे थे। एस्टापोवो रेलवे स्टेशन पर उनका डेथ हुआ था आफ्टर द डेज ट्रेन जर्नी साउथ। द स्टेशन मास्टर टुक टॉलस्टॉय टू हिज अपार्टमेंट एंड हिज पर्सनल डॉक्टर्स अराइव्ड एंड गेव हिम इंजेक्शन ऑफ मॉर्फिन का, कैंसर का इंजेक्शन दिया गया, लेकिन बच नहीं पाए। द पुलिस ट्राइड टू लिमिट असेस टू हिज फ्यूनरल प्रोसेसन बट थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइड द स्टिल। क्योंकि पुलिस तो ये समाजवादी थे, तो बहुत सारे लोग उनकी डेथ पे आते, पुलिस लगी, तमाम लोगों को रोकने की कोशिश की, अंतिम संस्कार में न शामिल होने पर, लेकिन हजारों किसान गलियों में और तमाम जगहों पे लाइन से खड़े हो गए थे उनकी अंतिम संस्कार के में या उनको विदा करने के लिए। और तब क्या कहा गया था उस समय, सब नोबल मैन हैज डाइड, ऐसा लगता है रूस का कोई श्रेष्ठ आदमी आज मरा है। दे न्यू लिटिल एल्स अबाउट टॉलस्टॉय, वे टॉलस्टॉय के अलावा किसी को नहीं जानते थे। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज टॉलस्टॉय स्पेंट द लास्ट आवर्स ऑफ हिज लाइफ प्रीचिंग लव एंड नॉन वायलेंस। लास्ट में उन्होंने लोगों को लव का पाठ पढ़ाया, नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाया, जॉर्जिज्म का पाठ पढ़ाया, ये सब चीजें रही है। तो इन दिस वे आई हैव डन, और मुझे लगता है बहुत इजी वे में आपको समझ में आ गया है, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इफ यू फाइंड एनी इशू और इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी और टेल मी। तो आई होप नाउ कंक्लूडिंग
You can drop Bassi Family issue.